तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो एक नया सीमा विवाद के रूप में खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है अपना, और उस नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को दर्शाया गया है नेपाल के अधीन। अब आप भी ये आश्चर्य करेंगे कि नेपाल जैसा देश, जिस देश में हमारे यहाँ से कोई बंदिशें नहीं हैं, हमारे यहाँ पे इतने नेपलीज सिटीजन आके रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा के और नेपाल भेजते हैं। और इवन नेपाल से भी हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, और वो आज के नहीं है, वो त्रेता युग से हैं। तो दोस्तों, चीजें कैसे बदली हैं देखिए। चाइना, आपको पता ही होगा, वो हमारे हर एक पड़ोसी देश को तोड़ने की जरूरत में रहता है कि कैसे इंडिया की तरक्की को रोका जाए, इंडिया के राजनीतिक रसूख बढ़ते हुए कदम को कैसे रोका जाए। तो चाइना की हालत आज उस कुत्ते जैसी हो गई है, जिस कुत्ते को अगर जब रोटी नहीं मिलता है तो वो जाके और दूसरे मजबूत टीम के किसी कमजोर प्लेयर से ये कहता है, भाई आजा, मैं तुझे दिलाऊंगा, आजा, मैं तुझे दिलाऊंगा तेरी अपनी, तू इतना अच्छा लड़ता है, तू इतना अच्छा काम करता है, तब भी तेरे को कुछ भी नहीं मिलता, तू मेरे साथ आ। मतलब एक हारा हुआ खिलाड़ी दूसरे टीममेट्स में जाकर टीममेट्स को तोड़ के और कहता है कि मैं तुझे जिता दूंगा। जी दोस्तों, चाइना की हालत उसी कुत्ते जैसी हो गई है। पाकिस्तान को उकसाया, पाकिस्तान को कर्जे दिए, पाकिस्तान को हर एक तरीके से मदद की, चाहे वो हथियार दिया, लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, टेक्नोलॉजी दी। लेकिन आज पाकिस्तान की जो हालत है वो आपसे छिपी नहीं है, और पाकिस्तान को वो पता नहीं क्या क्या दे रहा है, यूज्ड मास्क, यूज्ड पीपी किट्स, और शायद एक्सपायरी की दवाइयां भी दे रहा हो। तो ये हालत पाकिस्तान की है। श्रीलंका, श्रीलंका को कर्ज दिया, और कर्ज के बाद जब वो कर्ज नहीं चुका पाया, इतना कर्ज दिया कि वो जब कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका पोर्ट 99 ईयर्स के लिए किराए पे रख लिया। जी हाँ दोस्तों, तो श्रीलंका को भी बाद में एहसास हुआ कि चीजें कैसे अचानक बदल गई, और मैं तो लुट गया। मालदीव, मालदीव में आइलैंड बनाए, आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण हुआ वहां पे, और आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण के बाद उस आइलैंड को और बड़ा किया, और वहां पे सैनिक ठिकाने बना दिए अपने, जिसपे चाइनीज ट्रुप्स रहते हैं। बेशक वहां पे मालदीव को नुकसान तो है ही, इंडिया को भी नुकसान है, लेकिन चीजें किस तरीके से बदली और किस तरीके से चाइना ने मालदीव को भी ठगा, ये किसी से छिपा नहीं है। ताइवान, ताइवान का मुद्दा तो पता ही है आपको। ताइवान क्या है, उसका एक पड़ोसी मुल्क है, जिसको कि आज भी वो अपना स्टेट बताता है, एक प्रोविंस के रूप में डिक्लेयर करता है। यूनाइटेड नेशन हो चाहे WHO हो, कहीं भी ऑन पेपर रिकॉर्ड उसका एज अ प्रोविंस ऑफ चाइना है। भारत के चेयरमैन बनने के बाद उसने भारत पे दबाव बनाना शुरू किया कि उसको एंट्री ना मिले, क्योंकि जस्ट उससे पहले उसने एडवाइजरी पैनल से भी ताइवान को हटा दिया था। तो ये चाइना का जो व्यवहार है भारत के पड़ोसियों के साथ या खुद अपने पड़ोसियों के साथ भी, कि उसको इतना कर्ज दो, इतना कर्ज दो, और उसके बाद जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उसको अपना जागीर बना लो। हालत कुछ उसी तरीके से नेपाल की बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को जाते हुए हमें आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना ऐसी चालाकी कर सकता है, उसे पूरा भरोसा है। लेकिन नेपाल कैसे उसके जाल में फंसा, प्रश्न ये है। दोस्तों, नेपाल की सभ्यता जो है और भारत की सभ्यता अलग नहीं है। वो दोनों ही सभ्यता प्राचीन सभ्यताएं हैं, और वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती। ये बात नेपालीज भी जानते हैं और इंडियंस भी जानते हैं। लेकिन फिर भी ये OP शर्मा ओली, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये प्रो इंडियन एक्ट के लिए जाने जाते थे। 1990 से 2000 के बीच में उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने में और भारत के साथ बहुत अहम समझौतों के साथ के रूप में उनका बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने बहुत फेवर का काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जो चीजें ऐसे बदली, अब हुआ ये कि 2015 में कुछ
अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड इंडिया ने लगाए जब उसका संविधान बना, और वो संविधान जो भारतीय मूल के नेपलीज हैं उनको सूट नहीं कर रहा था, या कुछ डिमांड्स थी जिसको कि फुलफिल करना था। दूरियां उस समय शुरू हुई और चीन का ट्रैप भी उसी समय शुरू हुआ। चीन के ट्रैप में ऐसे फंसा क्योंकि नेपाल एक गरीब देश है। नेपाल के वर्कर्स जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में या हर जगह बहुत ही थर्ड या फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज के रूप में हायर किए जाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है जिस तरीके से शायद बांग्लादेश का भी ट्रीटमेंट ना होता हो। इस तरह की गरीबी वहां पे है। लेकिन हुआ ये कि चाइना ने उसको रोटी फेंकना शुरू किया, तू आजा, इधर आजा, क्योंकि परेशानी थी कि उसको इंडिया से अलग करना है, नेपाल को इंडिया से अलग करना है। और आज परिस्थिति यह बन गई है कि वो नेपाल जैसे छोटे मुल्क से भी हमारे यहां सीमा विवाद खड़ा करवाने तक पहुंचा दिया। ऐसी ब्रीफिंग करी उसने, चाइना ने। दोस्तों अब देखिए, हम ये डिस्कस करेंगे कि चीजें कैसे क्यों बदली, आखिर चाइना ये नेपाल के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। इसमें भारत के बढ़ते कद का अहम योगदान है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की राजनीतिक या आर्थिक ताकत में बढ़ोतरी हो रही है, उससे चाइना कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि वो एक समृद्ध पड़ोसी देखकर कभी खुश नहीं हो सकता, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया पहले। दूसरी बात, ताइवान के मुद्दे पे भारत का खुला समर्थन कभी भी चाइना को बर्दाश्त नहीं हो सकता। एफडीआई के नियमों में बदलाव जो रिसेंटली हुआ है वो भी चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता कद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला विरोध, ये चाइना टॉलरेट नहीं करना चाहता। उसके बाद पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, इन सब पर इंडिया का दावा मजबूती से पेश करना ये कभी चाइना को सुहा नहीं सकता, और वो इन्हीं चीजों की भड़ास निकाल रहा है। और अब तो यहां तक बात आ गई कि डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भारत 22 मई को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद तो डब्ल्यूएचओ में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, या फिर डब्ल्यूएचओ के फैसला लेने में, नीतिगत मामलों में भारत की एक अहम भूमिका रहेगी, जो कहीं से भी जिस तरीके से चाइना कर रहा है उसके इंटरेस्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि भारत कभी गलत नहीं कर सकता, न किया है और न आगे करेगा। लेकिन चाइना चाहेगा कि वो उसके मतलब का करे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चाइना ने ये प्रेशर बिल्डिंग पॉलिसी जो है इंडिया पे अपनानी शुरू की है कि नया फ्रंट खोलेंगे, नया प्रेशर बिल्डअप होगा और उसमें हम इंडिया के साथ डील करेंगे। तो मिस्टर चाइना, आप ये ध्यान रखें कि कभी हम दबाव में न झुके थे, न झुके हैं, न आगे झुकेंगे कभी। तो इन सब बातों को देख के ये लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालने के लिए नए नए फ्रंट, नए नए आयाम खोल के और तैयारी कर रहा है प्रॉक्सी वॉर लड़ने का चाइना से, इंडिया से। लेकिन देखिए, अब भारत और नेपाल के संबंधों में बदलाव, ये कैसे गैप को कैसे फुलफिल करेंगे, हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स की राय है कि जिस तरीके की हमारी सभ्यता संस्कृति है, जिस तरीके से हमारा ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट है, जिस तरीके से हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो इतनी जल्दी चाइना अपनी दखल से तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब जरूर कर दिया है। और नेपाल को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि जिस बंदूक के लिए वो कंधा बना हुआ है, वो एक्चुअली कंधा तुरंत वो छोड़ देगा जैसे ही उसका मतलब सीधा हो जाए। जैसे ही चाइना का अपना मतलब निकल जाए, वो फटाफट दूध में गिरी मक्खी की तरह नेपाल को फेंक देगा। और उसकी शुरुआत भी उसने कर दी है, और शायद इसका आभास भी नेपाल को है। दोस्तों, एवरेस्ट की चोटियों पे जाने के लिए उसने क्या किया, 4 टावर्स लगाए हैं। प्रिकॉशनरी मेजर यह है कि उन टावर्स से जो पर्वतारोही जो भी चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की यात्रा पे निकलते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसके नाम पर जो माउंट एवरेस्ट अभी नेपाल के पास था, उस पर उसने नेपाल से मित्रोत संधि के रूप में
जो ठका हुआ संधि वो करता है, उसमें उस घेरे में लेकर उसने 4 टावर बना के उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। उसके बाद नया फ्रंट तिब्बत से माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है उस पर चढ़ना बहुत दुर्गम है, लेकिन जैसे इधर से एंट्री की नेपाल की साइड से, उसके बाद उसने तिब्बत से माउंट एवरेस्ट पर एंट्री जो है वो सुगम बनाना शुरू किया, वहां से रास्ते बनाने शुरू कर दिए दोस्तों। तो ये नेपाल 2 से 4 साल ही अभी उसके पास गया है और खुल के 2-4 दिन पहले आया है, लेकिन इन 2-4 दिनों में ही नेपाल को उसने बता दिया कि यू आर फॉर यूज ओनली फॉर चाइना। चाइना जिस पॉलिसी पे काम करता है उस पॉलिसी का क्लियर इंडिकेशन नेपाल को दे दिया है। अब बात आती है कि नेपाल उसको कितने दिनों में समझ पाता है। नेपाल जितनी जल्दी समझ लेगा बेहतर उसके लिए वही होगा। अदरवाइज नेपाल अगर बंदूक का कंधा बनना चाहता है तो उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नेपाल जैसे कीड़े को अगर वो दुश्मन बन जाए तो मसलना बहुत समय की बात नहीं है, बहुत जल्दी वो निपटा दिया जाएगा। लेकिन हम निपटाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी प्राचीन सभ्यता का साथी रहा है, त्रेता युग का साथी रहा है। तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि नेपाल इस चीटिंग चीन को समझे और भारत के साथ जो संबंध है उसको फिर से रिजुविनेट किया जाए और पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।